नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेट होने वाला हमारा 14 यानी 14 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 14 की। यदि आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप सारे ही सेशंस को देख लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सारे के टाइप जो क्वेश्चन के हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से मिलें। तो चलिए ये हमारा सेट नंबर है 14। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कहा गया प्रकाश सीता से लंबा है। अमर कपिल से लंबा है। अमर कपिल से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है, उतना लंबा नहीं है जितना कि सीता या जितनी कि सीता। प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रकाश से लंबा है। इनमें सबसे नाटा या नाटी कौन है? तो चलिए, ऐसे प्रश्नों के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है सेशंस में, आपने देखा होगा। तो इन प्रश्नों को अब बनाना आप सीख गए होंगे कैसे बनाना इन प्रश्नों को। चलिए, कहा गया सीता से लंबा कौन है? प्रकाश। तो प्रकाश ऊपर हो जाएगा, सीता कहाँ हो जाएंगी? नीचे। बीच में गैपिंग रखिए, अगर कोई आता तो हम उसको भी रख सकें। फिर कहा गया कपिल से लंबा। अमर जो है क्या कपिल से लंबा? तो यहाँ पे हो जाएगा कपिल। अमर कपिल से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि सीता। तो इसका मतलब सीता के नीचे आ जाएगा। फिर कहा गया प्रबोध जो है प्रकाश से लंबा है, तो प्रबोध क्या हो जाएंगे? सबसे ऊपर हो जाएंगे। ये कंडीशन बन जाएगी। अब पूछा क्या गया है? सबसे नाटा या नाटी कौन है? तो आंसर हो जाएगा कपिल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कपिल। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको 10 सेकंड के अंदर बना देना है, क्योंकि प्रश्न जैसे ही आप देखेंगे तरीके आपके पास होंगे, समझ में आ रहा होगा। फटाफट आपको वहीं पर इसी तरीके से तैयार करना है प्रश्न को और बता देना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया किसी सांकेतिक भाषा में ORAL को लिखा जाता है 3196, तो RITTEN को क्या लिखा जाएगा? ओरल को लिखा जाता है ये, तो रिटन को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ले लीजिए। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो मुझे लगता है कि ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें इसमें लॉजिक निकालना होगा और फिर बताना होगा। 99225 है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 55299295 है। नेक्स्ट ऑप्शन है 5522। देखिएगा क्या है, 55229995। तो चलिए दोस्तों, जब इस तरीके का कोई ऑप्शन आपको देता है तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे जो भी नंबर आपके बने होंगे ये इनके कोडिंग से ही बने होंगे, क्योंकि देखिए नीचे जो है लेटर अलग आए हुए हैं और ऊपर अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके कोडिंग को करते हैं तो ये हो जाएगा 15, 18, 1 और ये हो जाएगा आपका 12। अब देखिए इसमें कम्बिनेशन बनाने के लिए हम इसको सिंगल बनाए तो शायद कुछ हमें लॉजिक मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ लॉजिक बन गया। यहाँ पे देखिए
6 और हमें ये चाहिए था, यानी इन्होंने क्या कर दिया, क्रम को बदल कर रख दिया, ये इस लेटर को ऐड करके वैल्यू को। ऐसे ही हमें सेम रखना पड़ेगा, तो इसका क्या होता है 23, ये होता है 18, ये है 9, ये है 20, ये है 20, ये है 5 और ये है आपका 14। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 2 2 9 9 और 5। अब जिस ऑप्शन पे ये होगा उसी को हमें टिक करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि रिवर्स करके रखना होगा। तो 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2, ये ऑप्शन 5 5 ये गलत, यानी इनमें से कोई सही होगा। 9 9 5 9 9 5 9 9 5 ये गलत, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है कथन और निष्कर्ष का है। देखिए भाई, बार बार ये प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लॉजिक रीजनिंग भी आपको पूछी जाने की संभावना है, तो उसमें कोई ना कोई प्रश्न रखेगा। कहा गया, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख, सही बात है। शिक्षा को भाई इस तरीके से देना चाहिए कि जिससे क्या हो, जैसे बच्चा पढ़ कर निकले या पढ़ रहा हो तो वो एक प्रकार से किसी ना किसी तरीके से व्यवसाय उसको मिल जाए या उसको रोज़गार मिल जाए, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। यानी स्वयं का हो या अपने परिवार का हो, पढ़कर अगर वो अच्छे व्यवसाय में लग जाता है, अच्छे कार्यों में लग जाता है, नौकरी में लग जाता है, तो उससे उसकी और उसके परिवार दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होती है। तो बात तो ये बिल्कुल सही की जा रही है। देखते हैं और भी क्या चीज़ें हो सकती है, होना चाहिए। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में जो जानकारी होती है उसके साथ हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें इफ़ बट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आर्गुमेंट पहला तर्क क्या कहा गया, तर्कों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है भाई। चलिए, पहला तर्क कह रहा है हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। बिल्कुल सही बात है। आज आप सब पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आगे नौकरियों का स्कोप देख सके, यानी यूपी गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां हैं जिसमें आपके पेट की डिमांड होगी या मांग होगी, योग्यता होगी, तो बिना पेट के तो आप वो एग्ज़ाम भर नहीं सकते। तो मेन पढ़ने का उद्देश्य आपका क्या निकल रहा है कि हमें क्या है, सबसे पहले पेट को फाइट करना है और एक अच्छी जॉब को पाना है, जिससे हमारा क्या जीविकोपार्जन या हमारे परिवार के लिए, ये हमारे परिवार के लिए सहायता मिल सके या उनके लिए एक माध्यम बन सके। चलिए, दूसरा क्या कहा गया तर्क, तो यानी पहला वाला तो सत्य है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। हम अगर पढ़ लिख रहे हैं तो किस उद्देश्य से, सेल्फ डिपेंड होने के लिए पढ़ लिख रहे हैं, तो ये भी बात सही है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है तर्क में, नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। केवल शब्द जहाँ पे भी इस तरीके का आता है वो बिल्कुल गलत होगा आपका, ठीक है।
सर्वत्र, सर्वमान है, केवल है, अहम, इस तरीके के अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो वो आपका गलत होगा। यहाँ केवल की वजह से ये गलत हो जाएगा। शिक्षा का मेन उद्देश्य ज्ञान ही प्राप्त करना ही नहीं होता है, रोजगार के अवसर भी प्राप्त करना होता है। आइए नेक्स्ट देखिएगा। नहीं कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो टेक्निकल एग्रीकल्चर करेगा, तकनीकी कृषि करेगा, तो उसमें उसका लाभ ज़्यादा होगा। किस समय कौन से बीज क्या करना चाहिए, किस तरीके से, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कह सकते जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो कृषि कार्य नहीं करते हैं, या ऐसा कोई मनाही है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो ये काम नहीं करेंगे। रोजगार के अवसर के लिए व्यक्ति में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात नहीं कह सकते, तो ये भी गलत होगा। तो दिए गए तर्क में बात करेंगे तो पहला और दूसरा प्रबल होगा। तो इसका आंसर जिस भी ऑप्शन में दिया होगा पहला और दूसरा, तो वही आपका सत्य होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इनको आप समझेंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते अगर प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं तो आपका आंसर जो होगा इसी तरीके से चुनाव करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण का भाई है। प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ की माँ, बहन की माँ की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। चलिए ये प्रश्न आपके पास दिया गया है। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है तो सबसे पहले आपको जो जो स्टेटमेंट में कहा गया उसको ड्रॉ कर लीजिए। मनमोहन प्रवीण भाई हैं, तो मनमोहन और कौन है, प्रवीण, दोनों भाई हैं, तो सामने सामने रख दीजिएगा। फिर क्या कहा गया, प्रवीण की एकमात्र बहन, तो मान लीजिए प्रवीण की बहन है तो मनमोहन की भी बहन होगी। की माँ यानी इन सब की माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ और इसकी भी माँ। की माँ, भाई माँ की माँ क्या होती है, हमारे लिए नानी होती है। तो यानी मनमोहन से इसका संबंध पूछा गया है, तो मनमोहन से किस प्रकार संबंधित हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नानी। माँ की माँ नानी, पिता की माँ दादी। मैंने बार बार ये बात आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा ये। नीचे दोस्तों जो है आपके पास एक ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस ग्राफ को देखते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। चलिए भाई, ग्राफ अगर है तो इसका मतलब कुछ बनाना पड़ेगा हमें। 6 घंटे की अवधि में
एक कार की यात्रा। ठीक है भाई, तो चलिए बनाते हैं। इसमें क्या कहा गया, कुछ ग्राफ इस तरीके से आपका बना हुआ है। यहाँ पे 0 है, 6 घंटे का समय बांटा गया है, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, और इस बिंदु का नाम डी दिया गया है और इस बिंदु का नाम आपका ओ है, और यहीं पे आपकी शुरुआत 0 से की जाती है। ऊपर जो दूरी दी गई है वो 50 पे है, फिर आपकी 100 पे है और फिर आपकी 150। ये सारी दूरियां किलोमीटर में हैं, ये दूरी है और किमी में है, किलोमीटर में। अब एक कार से कोई निकलता है और वो क्या करता है, कुछ जो कार है वो यहाँ पे पहुँचती है ए बिंदु पर, फिर वहाँ से ये बी बिंदु पर जाती है, कुछ इस तरीके से। ए बिंदु और ये बी बिंदु है। फिर इसके बाद वो ऊपर जाती है यहाँ पे, और उस बिंदु पर आपका जो बिंदु है वो सी है, और फिर वो नीचे डी पर आ जाती है। तो अब आपसे पूछा क्या गया प्रश्न में, कहा गया बिंदु, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, बिंदु ए से बी के मध्य कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या थी। ऑप्शंस देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका 100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 50 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन आपका 0 किलोमीटर। चलिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपका ग्राफ में पूछा गया दोस्तों, तो ग्राफ देखिए जो किलोमीटर को डिनोट करता है वो आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर है, यानी ये दूरियां आपकी हैं। और नीचे जो इसमें जो दोस्तों ये वाला जो है ये आपका होता है ऊर्ध्वाधर। तो इस पे जो आपका ग्राफ पे दिया गया है उस पे दूरी को दर्शाया गया, और ये जो है आपकी ये है क्षैतिज, और क्षैतिज पे जो दर्शाया गया वो क्या, आवर को, घंटे को प्रदर्शित। तो जब भी ग्राफ से संबंधित कुछ भी प्रश्न आपका पूछा जाता है तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना होगा। देखिए जो ए बी जो आपका बिंदु है वो किस तरीके से, वो क्षैतिज और इस पे घंटे को दिखाया गया है, यानी समय को दिखाया गया, ना कि दूरी को। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो पूछा गया आपका ए से बी के मध्य कार द्वारा तय की गई दूरी होगी दोस्तों 0, और ये हमारे दिमाग में ही बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न अगर हमें जानकारी होगी तो ही हम इसको सही कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।